हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। सो डियर स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति करने के बाद भारत की क्या स्थिति रही है। इससे पहले हमने किया था कि किस तरीके से जो है भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया था, कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। ए न्यू एंड डिवाइडेड नेशन, इसका मतलब होता है एक नया। न्यू का मतलब होता है बच्चे नया, और डिवाइडेड का मतलब होता है खंडित। खंडित का होता है जिसका मतलब होता है बंटवारा कर देना। यानी कि भारत स्वतंत्रता के बाद एक होते हुए भी किस तरीके से उसको खंडित कर दिया गया। खंडित कैसे हुआ? जैसे ये भारत है, इसके दो हिस्से कर दिए गए। एक हिस्सा भारत कहलाया और दूसरा हिस्सा जो है पाकिस्तान कहलाया, तो वो खंडित हो गया ना। तो किस तरीके से व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस इन अगस्त 1947, जब भारत 1947 ईस्वी में भारत आज़ाद हुआ, तो उसने क्या किया? इट फेस्ड ए सीरियस ऑफ वेरी ग्रेट चैलेंजेस। काफ़ी जो है बड़े बड़े जो है चैलेंज इसके सामने आए एज ए रिजल्ट ऑफ पार्टीशंस, जैसे कि हम कह सकते हैं विभाजन। 8 million refugees had come into country from what was now पाकिस्तान। लगभग जो है 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए थे। अब उसके लिए क्या जरूरत पड़ी? दिस पीपल हैड टू बी फाउंड होम और जॉब। कहते हैं कि अब जो इंसान, जो व्यक्ति 80 लाख लोग जो है जो भारत आए थे पाकिस्तान से, उनके लिए घर की भी जरूरत थी, साथ में जो है जॉब की भी जरूरत थी। तो एज रिजल्ट क्या हुआ? एंड देन देयर वाज द प्रॉब्लम ऑफ द प्रिंस स्टेट। अब प्रिंस स्टेट की जो है समस्या सामने आ गई। प्रिंस स्टेट का मतलब होता है रियासत। कहते हैं कि रियासत की समस्या सामने आ गई। देन देयर वाज द प्रॉब्लम, ठीक है। और लगभग जो है 500 ऑफ देम ईच रूल्ड बाय ए महाराजा और ए नवाब, ईच ऑफ हुम हैड टू परस्यू टू ज्वाइन द न्यू नेशन। लगभग 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थी उस समय। तो उन सभी को एक नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक बहुत बड़ा ही टेढ़ा काम था। द प्रॉब्लम्स ऑफ द रिफ्यूजी हैड द प्रिंस स्टेट हैड टू एड्रेस इमीडिएटली। अब इनका कुछ ना कुछ तो लाजमी जो था, जरूरी था, इमीडिएटली होता है तुरंत, जो है इन पे ध्यान देना बहुत जरूरी था। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो दिक्कत हो सकती थी। इन द लॉन्गर टाइम, जैसा कि लंबे समय से चलता आ रहा है, द न्यू नेशन हैड टू अडोप्ट ए पॉलिटिकल सिस्टम। अब जो है इस समस्या का समाधान करने के लिए एक राजनीतिक सिस्टम बनाया गया, वुड बेस्ट सर्व द होप्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इट्स पॉपुलेशन। जिससे क्या होगा कि आके लोगों की आशाओं और इच्छाओं और आकांक्षाओं को अच्छी तरह से प्रकट किया जा सके, समस्या का समाधान किया जा सके। अब उसके बाद आता है इंडियाज पॉपुलेशन इन 1947 वाज लार्ज। 1947 ईस्वी में जो है भारत की जनसंख्या जो है काफ़ी मात्रा में थी। लगभग जो ऑलमोस्ट 345 मिलियन थी। इट वाज आल्सो डिवाइडेड। और ये जो जनसंख्या थी ये भी आपस में बटी हुई थी। कैसे बटी हुई थी? देयर वर डिविजन्स बिटवीन द हाई कास्ट एंड लो कास्ट। वहाँ लोगों के बीच में भी आपस में बंटवारा था। कोई जैसे उच्च जाति का, नीच जाति का। बिटवीन द मेजोरिटी ऑफ हिंदू कम्युनिटी, जो हिंदू समुदाय के लोग थे, कम्युनिटी के जो लोग थे, उनकी मात्रा ज़्यादा थी। इंडियंस हु प्रैक्टिस अदर फेथ। भारतीय लोग जो है अपने धर्म कर्म कांड में विश्वास रखते थे। या हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय समुदाय है वह अन्य धर्मों को मानने वाले भी उसमें शामिल थे। यानी सभी अपने अपने धर्मों के मानने वाले शामिल थे। द सिटीजन ऑफ दिस वास्ट लैंड स्पोक मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस। इनकी भाषाएं अलग थी, इनकी वेशभूषा अलग थी, इनकी ड्रेसेज अलग थी, और यहाँ तक कि इनके जो है खाना पीना, रहना सहना, सब में विभिन्नता पाई जाती है। प्रैक्टिस डिफरेंट प्रोफेशन भी अलग अलग है। हाउ कुड दे बी मेड टू लिव टुगेदर इन नॉन नेशन स्टेट। अब ऐसी स्थिति के अंदर विविधता में, लोगों में इस प्रकार की विविधता होते हुए भी लोगों को एक नए राष्ट्र के रूप में कैसे इकट्ठा किया जाए, ये समस्या सामने थी। टू द प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी वाज एडेड द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट। कहते हैं कि ऐसी एकता की समस्या के साथ विकास करना, विविधता के साथ एकजुट करना तो बड़ा ही मुश्किल है। विकास कैसे हो सकता है? एट इंडिपेंडेंस द वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडियन लिव्ड इन द विलेज। उस समय जो है ज़्यादातर जनसंख्या जो है गाँव में रहती थी। फार्मर्स एंड पीजेंट डिपेंड ऑन द मानसून। जो फार्मर होते थे, और पीजेंट का मतलब होता है बच्चा, जो किसान लोग होते थे, वो तो आप किस पे डिपेंड करते थे अपनी जीविका चलाने के लिए, सर्वाइवल करने के लिए? मानसून पे डिपेंड थे। मानसून क्या होती है? जैसे कि भी बारिश होगी उसके हिसाब से जो है फसल होगी। और इफ द क्रॉप्स फेल्ड, यदि ऐसा नहीं होता है, द बार्बर्स कारपेंटर वेवर। बार्बर होता है नाई, कारपेंटर होता है जो बढ़ई का काम करने वाला, वेवर होता है बुनाई का काम करने वाले। अदर सर्विसेज ग्रुप वुड नॉट गेट पेड फॉर देयर सर्विसेज इधर। अगर
मानसून सही समय पर नहीं आए तो इन सब का जो है पे कैसे किया जा सकता था, यानी कि जो काम करते थे उनको बदले में पैसे भी देने होते थे। इन द सिटीज फैक्ट्री वर्कर्स लिव्ड इन द क्राउडेड स्लम विद लिटिल एक्सेस एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। इसके अलावा जो है शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ भरी झुग्गी बस्तियों में रहते थे जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जो है अच्छी व्यवस्था नहीं थी। द न्यू नेशन हैड टू लिफ्ट इट्स मासेज आउट ऑफ पॉवर्टी by increasing the productivity of agriculture, by promoting न्यू जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि इस विशाल आबादी को गरीबी के चुंगल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज को बढ़ाना जरूरी था बल्कि उद्योगों का निर्माण करना भी जरूरी था ताकि लोगों को क्या मिल सके, जॉब मिल सके। ठीक है, उसके बाद कहा गया है इसमें यूनिटी एंड डेवलपमेंट हैड टू गो हैंड इन हैंड। एकता और विकास की प्रक्रिया साथ साथ, बेटा हैंड इसका मतलब हुआ ना, हैंड इन हैंड का मतलब होता है साथ साथ चलना। कहते हैं कि यूनिटी होती है एकता और डेवलपमेंट होता है विकास, दोनों प्रक्रिया जो साथ साथ चलानी थी। अगर भारत इफ द डिवीजन बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडिया वर नॉट हेल्ड दे कुड रिजल्ट इन वायलेंट एंड कॉस्टली कन्फ्लिक्ट होता है टकरार होना, हाई कास्ट फाइटिंग होता है लड़ाई विद लो जो है लो कास्ट एंड हिंदू विद मुस्लिम एंड सो ऑन। और ऐसे हिंदू का मुस्लिम के साथ, मुस्लिम का हिंदुओं के साथ। एट द सेम टाइम इफ the fruits of economic development did not reach the broad masses, broad होता है विस्तार से, masses माने एक बड़े रूप से, of the population, it could create fresh division, for example between the rich and the poor, between the cities and the countryside, ग्रामीण इलाके, बिटवीन द रीजन ऑफ इंडिया दैट वर प्रोस्पेरियस होता है फलना फूलना जो है, एंड रीजन्स दैट लैग्ड बिहाइंड। अब इसका मतलब क्या हुआ कि लिहाजा से देश में जो है देश जो है ऐसे टकराव देश के लिए जो है महंगे पड़ सकते थे। वहाँ ऊंची जाति नीची जाति के बीच और हिंदू और मुसलमानों के बीच तो कहीं ना कहीं किसी वजह से जो है तनाव की आशंका बनी हुई थी। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते हैं तो ज़्यादा भेदभाव पैदा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो है अमीर और ज़्यादा अमीर हो जाएगा, गरीब और ज़्यादा गरीब हो जाएगा, शहर और जो देहाती इलाके हैं इस तरीके से तो पिछड़ जाएंगे। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ए कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, नए संविधान की रचना, यानी कि हमारा संविधान कैसे रचा गया। बिटवीन दिसंबर 1946 लगभग 1946 ईस्वी को नवंबर 1949 ईस्वी को सम 300 इंडियंस हैड ए सीरीज ऑफ मीटिंग ऑन द कंट्रीज पॉलिटिकल जो है फ्यूचर। तो एक मीटिंग रखी गई थी भारत की जो है राजनीतिक भविष्य के लिए। अब उसके बाद क्या हुआ, द मीटिंग ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर हेल्ड इन न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी। बट द जो है पार्टिसिपेंट्स केम फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, लेकिन भारत के सभी हिस्सों से जो है व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट करने आए थे। एंड फ्रॉम द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग पार्टियां थी। दीज डिस्कशंस रिजल्टेड इन द फॉर्मिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। इसका मतलब ये हुआ कि दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच लगभग 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में विचार विमर्श किया और एक मीटिंग रखी गई और इस संविधान सभा की जो बैठक है नई दिल्ली में हुई थी। इसके अलावा जो है दूर दूर से लोग इसमें आए थे। इसके अलावा भारत के सभी हिस्सों से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि भी थे, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे इसके अंदर। इन चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। एक लाइन को मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ क्योंकि हर एक लाइन के अंदर एक वन लाइनर क्वेश्चन छिपा हुआ है। सो गिव अटेंशन, बी केयरफुल। वन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इट्स अडोप्शन ऑफ द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंची। अब उसके बाद कहते हैं कि भैया हमारे संविधान की एक खासियत ये थी कि इसमें सार्वभौमिक वैश्यक, फ्रेंचिस का मतलब होता है सार्वभौमिक वैश्यक मताधिकार का प्रावधान रखा गया था, यानी कि सभी को अधिकार। ठीक है, ऑल इंडियंस अबव द एज ऑफ 21 वुड बी अलाउड टू वोट। जो भी 21 साल का होगा उसको वोट देने का अधिकार होगा नेशनल लेवल के इलेक्शन में। दिस वाज रिवोल्यूशनरी स्टेप, ये बड़ा क्रांतिकारी जो है कदम था। फॉर नेवर बिफोर हैड इंडियंस बीन अलाउड टू चूज देयर ओन लीडर्स। इसका मतलब ये हुआ
कि इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं दिया गया था, क्योंकि उससे पहले हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि सारे भारतीय जो किसके अधीन काम कर रहे थे, ब्रिटिश लोगों के अधीन काम कर रहे थे। लेकिन आज वो स्वतंत्र हो चुके हैं तो वो अपने अपने हिसाब से वोट दे सकते हैं। यहाँ तक कि उनकी जो वोट देने की सीमा निर्धारित कर दी गई थी 21 वर्ष आयु, ठीक है। सच एज यूनाइटेड किंगडम, और जैसा कि यहाँ पर ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, और जो है the United States and the rights had been granted in stages. The first only man of property had the vote. Then men who were educated were also added on. इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को यह अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में, यानी कि इसमें टुकड़ों में दिया गया था। अब वहाँ पहले संपन्न पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला, यानी कि जो समर्थ व्यक्ति थे। अब उसके बाद है जो है इसके बाद शिक्षित पुरुषों को अधिकार मिला, जो एजुकेटेड थे उनको मिला। फिर मजदूर पुरुषों को अधिकार मिला था। अब उसके बाद क्या होता है, फाइनली आफ्टर द बिटर स्ट्रगल, एक लंबे कड़वे संघर्ष के बाद क्या हुआ, ऑन द अदर हैंड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया चोज ए ग्रांट दिस राइट टू ऑल सिटीजन। और भारत के अंदर चुना गया कि अब भारत का हर एक बंदा, पहले तो ये था कि जो पैसे वाले हैं उसको देने का अधिकार है, उसके बाद बोले कि भाई जो पढ़े लिखे हैं उनको देने का अधिकार है, फिर बोले कि भाई ठीक है तो मजदूर लोगों को भी अधिकार है। लेकिन अभी भारत स्वतंत्र होने के बाद सबको जो है अधिकार दिया गया कि वोट देने का अधिकार हर एक बंदे का, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, ठीक है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो। सेकेंड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज, ये इसकी विशेषताएं बताई गई हैं भाई, इस वाज दैट इट गारंटी इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी लॉ टू द सिटीजन, ऑल सिटीजन, यानी कि कानून के सामने सभी व्यक्ति जो है समान है, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, अफिलिएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान की विशेषता के उसमें तमाम जाति धर्मों के लोग, किसी भी नागरिक को है कानून की नज़र में समान है। और भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदुओं पर आधारित हो, यानी कि उसके अंदर कुछ व्यक्ति ऐसे, देयर वर सम इंडियंस, ऐसे कुछ इंडियन थे जिनकी इच्छा थी क्या पॉलिटिकल सिस्टम किस पे आधारित होना चाहिए, हिंदू आइडियाज़ के ऊपर आधारित होना चाहिए, दैट इंडिया इटसेल्फ बी रन एज ए हिंदू स्टेट, इसलिए भारत जो है हिंदू स्टेट बना। एंड दिस पॉइंटेड टू द एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान, ए कंट्री क्रिएटेड एक्सप्लिसिटी टू प्रोटेक्ट एंड जो है फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ ए पार्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, द मुस्लिम। अब उसके बाद क्या हुआ कि अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दे दिया, जिसका गठन एक खास समुदाय के लिए हुआ था, जैसे कि मुसलमानों के हितों के लिए जो है पाकिस्तान बना था। परंतु भारतीय प्रधानमंत्री ने क्या कहा उसके बाद, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है जवाहरलाल नेहरू, वाज ऑफ द ओपिनियन, उनका विचार था कि जो इंडिया कुड नॉट एंड मस्ट नॉट बिकम ए हिंदू पाकिस्तान। इसका मतलब होता है हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता। उनका मत है कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और न ही बनना चाहिए, ठीक है। यानी कि या तो भारत में सिर्फ और सिर्फ हिंदू रहे या फिर सिर्फ पाकिस्तान रहे, यानी कि दोनों एक साथ हिंदू पाकिस्तान के वर्ड से नहीं करेंगे हम ऐसे। बिसाइड्स मुस्लिम, इंडिया आल्सो हैड लार्ज पॉपुलेशन ऑफ सिख और क्रिश्चियन एज वेल एज मैनी, जो है पारसी लोग भी हैं, जैन भी है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सभी कास्ट के लोग हैं। अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दे वुड हैव द सेम राइट्स एज हिंदू, वो भी उतने ही अधिकार रखते हैं जैसे कि हिंदू रखते हैं। द सेम अपॉर्चुनिटी, उनको भी उतना ही अधिकार है, उतना ही मौका मिला है पार्टिसिपेट करने का। व्हेन इट केम टू सीकिंग जॉब में हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, या फिर इसके अलावा जो है आप जो है लॉ से रिलेटेड भी हो, ठीक है। ये थर्ड फीचर, तीसरी जो विशेषता आती है, इसकी तीसरी विशेषता का मतलब क्या है कि थर्ड फीचर, तीसरी विशेषता के अनुसार द कॉन्स्टिट्यूशन वाज दैट इट ऑफर स्पेशली प्रिविलेजेस फॉर द पुअरेस्ट एंड द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड इंडियंस। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी का मतलब होता है छुआछूत, ठीक है, डिस्क्राइब एज ए स्लूर एंड ए ब्लोट ऑन द फेयर नेम ऑफ इंडिया। अब संविधान की तीसरी विशेषता है कि इसमें समाज के निर्धन और सभी वंचित तबकों के लिए जो विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी, भारत के सम्मान को और कलंकित करने वाली छुआछूत के चलने को खत्म कर दिया जाए। यानी कि किसको खत्म करने की बात हुई, सलर का मतलब होता है भारत का सम्मान, और ब्लोट मानी होता है कलंकित करना, यानी कि जो भारत के सम्मान को ठेस पहुंचाए या फिर जिससे कलंकित हो, ऐसे, या जैसे अनटचेबिलिटी है, ये कलंकित करने वाली होती है, जिसके अंदर भेदभाव किया जाता है। इसको खत्म करने की जो है, इसको अबॉलिश, खत्म करने की जरूरत है। हिंदू टेम्पल्स प्रीवियसली ओपन ओनली
द हायर कास्ट, कहते थे जो हिंदुओं के जो मंदिर होते थे वो सिर्फ उसमें उच्च जाति के लोग जाते थे, वर थ्रोन ओपन ऑल एंड इंक्लूडिंग फॉर फॉर्मर अनटचेबल, उसके अंदर एंट्री नहीं कर सकता था। आफ्टर ए लॉन्ग डिबेट, एक लंबे वाद विवाद के बाद, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आल्सो रिकमेंडेड, असेंबली ने रिकमेंड किया दैट ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेचर विधान परिषद एज वेल एज जॉब्स इन द गवर्नमेंट बी रिजर्व फॉर मेंबर ऑफ द लोवेस्ट कास्ट, कहते कुछ जो लो कास्ट के लोग हैं उनकी भी जो है उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए विधान परिषद के अंदर। इट हैड बीन आर्ग्यू किया गया बाय सम दैट अनटचेबल एज दे वर नाउ नॉन हरिजन, जैसे कि जो अनटचेबल लोग उनको हरिजन के नाम से जाना जाता है। कैंडिडेट्स डिड नॉट हैव गुड इनफ ग्रेड्स टू गेट इनटू द जो है प्रेस्टिजियस, और इसके अलावा जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, बट एज वन मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जैसे कि है एच जे जो है खंडेकर आर्ग्यूड इट वाज द अपर कास्ट who were responsible for the Harijans being unfit today, कहते हैं कि ये सारा का सारा मुद्दा जो है ना अपर कास्ट का है, इनकी वजह से जो हरिजनों पे इफेक्ट हुआ है, जो इनको अनफिट समझा जाता है आज। एड्रेसिंग हिज मोर प्रिविलेज जो है कलीग्स, और जो है खांडेकर सेड, अब उसके बाद कहते हैं खांडेकर ने कहा, एच जे खांडेकर ने कहा, खांडेकर है बेटा ये, कहा कि हरिजनों की जो अक्षमता के लिए है ना, अक्षमता के लिए अनफिट के लिए कौन जिम्मेवार है, उच्च जाति के लोग जिम्मेवार है। वी वर सप्रेस्ड फॉर द 1000 of years, you engaged us in your services to serve your own and suppressed us for such an extent that neither our minds nor our bodies and nor even our hearts work, nor are we able to march फॉरवर्ड। इसका मतलब होता है हमें हजारों साल तक दबा कर रखा गया। सुपर्स का मतलब होता है दबा कर रखा गया हजारों साल तक हमें। फिर दूसरी लाइन का मतलब होता है आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा, यानी कि हमें अपना दास बना के रखा, और इस कदर दबाया कि अब हम केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता, यानी कि हमारा मस्तिष्क हमारा शरीर हम पूर्ण रूप से जो है तुम्हारे अधीन हो चुके हैं। अब हमारा खुद का तो दिमाग भी काम नहीं करता है, नहीं हम लोग आगे बढ़ सकते और सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी समय लंबे समय तक जो हमारा शोषण किया गया है अपर कास्ट के द्वारा। अलोंग विद इसके अलावा जो है द फॉर्मर अनटचेबल द जो है, अब उसके अंदर बोला गया है कि जो अनटचेबल है, अलोंग विद द फॉर्मर अनटचेबल जो है अछूतों के साथ जो है आदिवासियों अनुसूचित जनजातियों को भी जो है नौकरियों के आरक्षण दिया गया था। ठीक है, जैसे कि हम ये कहे आदिवासी होती है ना जनजाति है, एंड शेड्यूल कास्ट ट्राइबल जिसको बोलते हैं, तो आदिवासी जनजातियों को भी जो हुआ ग्रांटेड रिजर्वेशन है उनको भी आरक्षण दिया गया था जॉब में, सीट में, जैसे इलेक्शन में आरक्षित स्थान था उनका। लाइक द शेड्यूल कास्ट जो है एसटी कास्ट जो है, दिस इंडियंस टू हैड बीन डिप्राइव्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड होता है भेदभाव करना, अगेंस्ट द ट्राइबल होता है जनजाति लोग, हैड बीन डिप्राइव्ड ऑफ मॉडर्न हेल्थ केयर एंड एजुकेशन वाइल देयर लैंड्स एंड फॉरेस्ट हैड नेवर been taken away by more powerful outsiders. The new privileges granted them by the constitution were meant to make amend for this. अब इस पहरे का मतलब समझ लो, भूतपूर्व अछूतों के साथ काफ़ी समय पहले अछूतों के साथ जो आदिवासी जाति लोग थे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, और उसके बाद जो है ये तो हमारे स्वतंत्रता से पहले हुआ था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो है जब इन पे ध्यान दिया गया तो इनके लिए भी नौकरियों में जो है आरक्षण की मांग की गई, और अनुसूचित जातियों की तरह इन भारतीयों से को भी जो वंचित रखा गया था, इनके साथ भेदभाव किया जाता था। इससे पहले आदिवासी आधुनिक सुविधाओं शिक्षा से वंचित थे, उनकी जमीन जंगलों पर समुदाय से बाहर के ताकतवर लोगों का कब्जा हो जाता था, यानी कि बाहर के लोग आकर भी इनको दबा देते। तो ये कहते हैं कि हम तो कभी उभर ही नहीं पाए सामने, हम तो अपनी खुद के विचार तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, हमें तो हमेशा लोग दबाते आए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैरा देखो,
The Constitutional Assembly spent many days discussing the power of the central government. कहते हैं कि जो संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों को बंटवारे पे एक लंबी चर्चा चली थी, ठीक है। द वर्सेस दोज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट पे जो है एक लंबी चर्चा चली थी। सम मेंबर्स थॉट दैट, कुछ लोगों ने सोचा दैट द सेंटर्स इंटरेस्ट शुड बी फॉरमोस्ट। इसने कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए, ठीक है। क्यों होने चाहिए भैया? इसका मतलब ये है कि होने चाहिए, और उसके बाद ओनली स्ट्रॉन्ग सेंटर इट वाज द आर्ग्यूड्स वुड बी इन ए पोजीशन टू थिंक एंड प्लान फॉर द वेल बीइंग ऑफ द कंट्री एज ए होल। इसका मतलब क्या है? उनका मानना था कि यदि केंद्र मजबूत होगा तो तभी हम पूरे देश की जो है उन्नति के लिए सोचने के लिए और योजना बना पाएंगे हम, अदरवाइज ये जो है पॉसिबल नहीं है। अदर मेंबर फेल्ट, फिर दूसरे लोगों ने क्या किया? अदर मेंबर फेल्ट, उन्होंने महसूस किया दैट द जो प्रीवेंसेस है, जो प्रांत है, शुड हैव ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम। कहते हैं कि जो अन्य प्रांत, जो सदस्यों का मानना था कि राज्यों का ज़्यादा स्वायत्तता और आज़ादी मिलनी चाहिए। कहते हैं कि इसको ज़्यादा यानी कि स्वराज आना चाहिए और आज़ादी मिलनी चाहिए। अब उसके बाद ए मेंबर from Mysore feared that under the present system democracy is centered in Delhi and it is not allowed to work in the same sense एंड स्प्रिट इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि मैसूर के एक सदस्य का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है, इसलिए जो बाकी के जो देश में वह इस भावना और अर्थ में साकार नहीं हो सकता, पूरा नहीं हो सकता। एज ए रिजल्ट क्या हुआ? मेंबर फ्रॉम द मद्रास इंसिस्टेड दैट, उन्होंने क्या कहा? द इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के लिए, ऑफ द प्रोविंसेस जो है शुड रेस्ट विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब उन्होंने क्या कहा? यदि लोगों की भलाई चाहते हो, मद्रास के एक सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों का अगर भलाई चाहते हो तो प्रांतीय भार जो प्रांतीय सरकारों के ऊपर ही होना चाहिए और किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन साउट माने होता है आवाज उठाना, टू द बैलेंस दीज competing claims by providing these three list of subjects, a union list with subjects such as taxes, जिसके अंदर टैक्सेस शामिल होते थे, डिफेंस एंड जो फॉरेन अफेयर्स आते थे, which would be the exclusive और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर, ए स्टेट लास्ट ऑफ सब्जेक्ट सच एज एजुकेशन। दूसरी हमारी जो स्टेट लिस्ट आती है उसके अंदर आएगा एजुकेशन है, हेल्थ है, विच वुड बी टेकन केयर ऑफ जो है प्रिंसिपली बाई द स्टेट्स। एक काउंसिल जो है कि एक है कंकरेंट लिस्ट अंडर विच, जिसके अंदर क्या था? वुड कम सब्जेक्ट एज ए फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर है, ये सारे शामिल रहने वाले थे। एंड द स्टेट्स वुड हैव जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके अंदर 3 लिस्टों का जिक्र किया गया है कि इस मतभेद को दूर करने के लिए संविधान ने विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया। पहली सूची के अनुसार है केंद्रीय सूची, जिसको बोलते हैं केंद्रीय सूची, जिसको बोलते हैं सेंटर्ड लिस्ट, ठीक है। तो केंद्रीय सूची का मतलब होता है, अभी पूरे पैरे की हिंदी बता रही हूँ मैं। केंद्र सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, जैसे कि तीनों सूचियों का नाम आप पढ़ भी चुके होंगे, शायद जीके वगैरह पढ़ते हो तब। केंद्र सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। केंद्रीय सूची में जो है कराधान है, रक्षा और विदेशी मामले आते हैं। ये ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के ही अधीन में थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। और इसके बाद है राज्य सूची में शिक्षा, स्वास्थ्य आते थे। इसके अलावा मुख्य रूप से जो राज्य सरकारों के ऊपर थी। और समवर्ती सूची में जो है वन, कृषि और ऐसे विषय को रखा गया था जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सके। अब उसके बाद देखो क्या होता है। उसके बाद पूछा गया कि भाई यहाँ तक जो है समझ में आ गया कि आगे इसमें क्या पूछा गया। आगे इसमें पूछा गया है कि अनदर मेजर डिबेट, और दूसरी सबसे बड़ी जो वाद विवाद की चर्चा का विषय था, इन द मेंबर्स बिलीव्ड दैट, लोगों का विश्वास था दैट कि द इंग्लिश लैंग्वेज शुड आर्ग्यूड होता है विचार विमर्श करना। और उसके बाद कहते हैं लैंग्वेज शुड लीव इंडिया विद द ब्रिटिश रूलर, its place they argued should be taken by Hindi, or however those who did not speak Hindi were of different opinion and speaking in the assembly। and TT जो है उसके बाद जो है TT कृष्णमाचारी conveyed a warning on behalf of people of the south, some of whom threatens to separate from India if Hindi was imposed on them, and compromise was finally arrived at, namely that while Hindi would be the official language,
of India. English would be used in the court and services or communications between one state and another. अब इसका मतलब क्या है ये सुन लो। कहते हैं कि भारतीय जो संविधान सभा में भाषा के सवाल पर बड़ी तीखी बहस हुई, वार्तालाप हुआ, डिबेट हुई। बहुत सारे लोगों का मानना था कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भाषा को भी विदा कर दिया जाना चाहिए। कहते हैं कि भारत में कोई अंग्रेजी भाषा नहीं बोलेगा क्योंकि यहाँ से ब्रिटिश जा चुके हैं स्वतंत्रता के बाद। उनका कहना था कि अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाया जाए, परंतु लोग हिंदी नहीं बोलते थे, उनकी राय अलग थी। अब सभी लोग तो हिंदी बोलते नहीं थे क्योंकि यहाँ पर पहले ब्रिटिश लोगों का शासन था, तो जो पढ़े लिखे लोग थे वो भी इंग्लिश जानते थे। संविधान सभा में बोलते हुए टीटी कृष्णमाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहाँ के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। अब साउथ के जो लोग थे वो इंग्लिश जानते थे, तो कहते कि अगर तुम हमें मजबूर करोगे हिंदी बोलने के लिए तो हम यहाँ से फिर जैसे पाकिस्तान अलग हुआ हम भी अलग हो जाएंगे। इस विवाद को बचाने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाला गया। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालत में या फिर बाकी सेवाओं सर्विसेज के अंदर जो है अंग्रेजी का यूज किया जाने का फैसला किया। सिर्फ जो है सरकारी दफ्तरों में हिंदी भाषा का जो है प्रयोग किया जाएगा, बाकी हर जगह जो है किसका होगा, अंग्रेजी भाषा का यूज हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका बाकी का पार्ट है वो आई होप हर बच्चा अच्छे से क्लियरिटी से इसको समझ ले। अगर एक बार में समझ में नहीं आती तो बार बार रिपीट करके इसको सुनिए, ताकि देन यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल बी एबल टू फाइंड आउट वन लाइनर क्वेश्चन। ओके।